हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नेहा सिंह। स्वागत है आपका म्यूजिक हवेली में। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हर बार हम आपको मिलवाते हैं फेमस सेलिब्रिटीज से। तो आइए आज हम आपको मिलवाते हैं बॉलीवुड के फेमस फिल्म स्टार मिस्टर हरीश कुमार जी से, जिन्होंने लगभग 300 से भी ज्यादा फिल्म की है। यस, तो देखते हैं उनकी एक झलक। तेरे इन गालों पे खा खा गा गा लिखूंगा, तेरी इन बाहों में ABCD पढ़ूंगा। कौन? ये आवाज कहाँ से आई? यहाँ से है? तुम लोग यहाँ इस वक्त क्यों? किस लिए? हमारा एक अर्जेंट फैक्स आया है। फैक्स? रिलैक्स, मैं तुम लोगों को 1 घंटे बाद भगवान बजरंगबली के रूप में मिलूंगा। नहीं गुरुदेव, आपने देर की तो बहुत देर हो जाएगी, हम लोग बर्बाद हो जाएंगे। आप इसी वक्त हमारे साथ चलेंगे। तो चलो, बम बम हट चल बम। देखा आपने, आज के हमारे मेहमान हैं हरीश कुमार जी, जिन्हें चॉकलेटी हीरो के नाम से भी जाना जाता है। तो चलिए दोस्तों, म्यूजिक हवेली के इस मंच पर बुलाते हैं आज के मेहमान को। स्वागत करते हैं हरीश जी का। हरीश जी प्लीज। नमस्कार, सभी को नमस्कार। तो हरीश जी, सबसे पहले आप हमारे दर्शकों को ये बताइए कि आपने अपने अभिनय की शुरुआत कब और कहाँ से की? ये बड़ा अच्छा सवाल है। पहली बात तो जैसे आप सभी जानते हैं, मैं अपनी फिल्मी करियर जो बचपन में शुरू किया था, जब मैं करीब 5 साल का उम्र है मेरी। बहुत सारी फिल्में हैं एज ए चाइल्ड आर्टिस्ट, जैसे कि अंधा कानून, प्रेम तपस्या, फर्ज और कानून, एक ही भूल, इतनी सी बात, जीवन धारा, संसार, बहुत सारे फिल्में हैं। एक चाइल्ड आर्टिस्ट को हीरो बनने का, सभी चाइल्ड आर्टिस्ट को शौक होता है हीरो बनने का, लेकिन बहुत ही कम लोग बन सकते हैं। तो भगवान की दया से ये मौका मुझे मिला है, तो उसके लिए भगवान को बहुत बहुत धन्यवाद। सर, आपने बहुत सारी फिल्मों में अलग अलग भाषाओं में काम किया है, जैसे तमिल, हिंदी, तेलुगु, मलयालम वगैरह वगैरह। सर, इतनी भाषाओं को आप मैनेज कैसे कर लेते हैं? देखिए, ऐसा होता है ना कि कलाकार तो पहली बात तो अपने भाषाएं आ जाती है उसको। ये होता है ना, जैसे माँ के कोख से सीख के आता सब कुछ। ये कोई सीखने से कोई सीख नहीं सकता, मुझे ये लगता है, मेरी अपनी पर्सनल राय है ये। और क्योंकि मैं साउथ से हूँ, मेरी मातृभाषा है तेलुगु, तो मेरी पैदाइश है हैदराबाद की। तो वहाँ हैदराबाद में लोग हिंदी बात करते हैं, तो हिंदी वहाँ से मैंने सीख लिया, हिंदी उर्दू जो भी है। बाकी बचपन से काम करने से ये फ़ायदा होता है कि आप कई लैंग्वेज सीख सकते हैं, बहुत आसान तरीके से आप सीख लेते हो। तो मैंने तमिल में भी चाइल्ड आर्टिस्ट एज ए चाइल्ड आर्टिस्ट काम किया है, मलयालम में भी, हिंदी में भी। जैसे मेरी पहली फिल्म एज ए चाइल्ड आर्टिस्ट, कई लोगों को ये बात पता नहीं है, आज शायद मुझे लग रहा है कि पहली बार बता रहा हूँ ये बात, कि एज ए चाइल्ड आर्टिस्ट मेरी पहली फिल्म थी अंधा कानून, जो रजनीकांत साहब की भी पहली फिल्म थी हिंदी में, एंड अमिताभ बच्चन जी भी उसमें गेस्ट अपीयरेंस में किया था। बहुत बड़ी हिट फिल्म है। तो उसमें मैंने रजनीकांत जी के बचपन का रोल किया। आप सोच सकते हैं कि ये जर्नी कहाँ शुरू हो रही है। सर, आपको 1983 में बेस्ट चाइल्ड एक्टर का नंदी अवार्ड मिला था। अवार्ड मिलने के बाद आपके पेरेंट्स, आपके फ्रेंड्स का कैसा रिएक्शन था? पहली बात तो ये होता है ना कि जब बच्चों में कोई चीज़ मिलता है तो
सब कुछ अच्छा लगता है ना। जैसे बच्चों को खिलौना मिल जाता है तो चाहे वो 10 रुपये का हो या 1 लाख का हो, वो खिलौना खिलौना ही होता है। तो मैं करीब 11-12 साल का हुआ उस टाइम में, तो मुझे वो स्टेट अवार्ड था, गोल्डन नंदी अवार्ड, जो सरकार देती है वहाँ की, और वो मैं एन.टी. रामाराव जी जो बहुत बड़े एक्टर हैं, मतलब इतिहास है वहाँ पे उनके ऊपर, और उनके हाथों से मुझे ये गोल्डन नंदी अवार्ड एज अ बेस्ट चाइल्ड एक्टर ऑफ द ईयर मिला है। तो वो दिन, वो पल मैं कभी भूल नहीं सकता। हाँ, नेचुरली माता पिता को अच्छा लगा, दोस्तों को अच्छा लगा। मैं हमेशा बचपन से, मैं ज़्यादा कौन क्या सोच रहा है या किसको क्या अच्छा लग रहा है मैं कभी देखता नहीं था। मैं सिर्फ मेरे डैडी को देखता, क्योंकि उनकी इच्छा थी कि मैं एक्टर बनूं और फिल्मों में आऊं। मुझे एक्चुअली क्रिकेट प्लेयर बनना था, मुझे फिल्मों का कोई शौक नहीं था। मुझे लगता कि मैं फिल्मों में करने के लिए मना करता था, लेकिन मेरे पिताजी का शौक था कि बोलते यार तू इतना सुंदर है, तेरे आँखें अच्छे हैं, कहीं क्रिकेट खेलेगा बॉल को लग जाएगा तो बिगड़ जाएगा शक्ल, धूप में खेलेगा काला हो जाएगा, तो नहीं तो फिल्मों में काम करेगा। तो मैं हमेशा उनकी खुशी में अपनी लाइफ निकाल दी। वो आजकल हमारे बीच नहीं है, बड़ी दुख की बात है, लेकिन मैं ये इंटरव्यू, ये जो बातें हैं, मैं उनको समर्पित करना चाहता हूँ, क्योंकि उनकी ड्रीम था कि मैं हीरो बनूँ, एंड ऐसा हुआ है। सर, कहते हैं बॉलीवुड में अपना मकाम बनाना इतना आसान नहीं होता, लेकिन आपने बॉलीवुड में अपना मकाम भी बनाया, शोहरत भी कमाई, और काफ़ी दिग्गजों के बाद आपने अपना नया अलग नाम भी बनाया। ये सर कैसे संभव हो पाया? मकाम हो या मकान हो, बहुत सारे बनाए लेकिन जो आपका सवाल था कि सच में इतना आसान नहीं है ना कोई भी काम। मैं ये फिल्मों की बात नहीं करूँगा, चाहे कोई गाना बनाना चाहे, चाहे वो कोई छोटी सी बिजनेस शुरू करना चाहे, कोई भी काम आसान नहीं है ना, पहली बात ये है। और रही बात, जब इंसान सब कुछ ईश्वर पे समर्पित कर देता है ना, क्योंकि बचपन से हम लोग सिर्फ, ना मैं कभी स्कूल गया, ना मैं कोई, जैसे आम बच्चे स्कूल जाते हैं या कॉलेज जाते हैं, इनकी एक रूटीन लाइफ होती है 25-30 साल तक, है ना। लेकिन मेरे लिए स्कूल, पढ़ाई, सब कुछ फिल्म था और कुछ पता ही नहीं था, है ना। सो मैं ये कहूँगा कि ये जर्नी जो है ना, अगर कहने जाऊँगा तो बहुत कुछ बोल सकता हूँ। और लोग आजकल तो एक छोटा सा एल्बम बना के भी अपने आप को सुपरस्टार समझते हैं, या कोई एक सीरियल में काम करके भी अपने आप को बहुत बड़े समझते हैं। लेकिन मैं आज भी अपने आप को कुछ नहीं समझता, ज़ीरो समझता, क्योंकि यहाँ कोई परफेक्ट नहीं है, बहुत बड़ी जर्नी है। हाँ, ये बात सही है कि हमने 300 फिल्में कर लिया है। मैं जब पलट के देखता हूँ कि अरे ये फिल्में मैंने किया, मुझे घबराहट होती है, ये मेरे से हुआ क्या, मैंने किया क्या, है ना। एक अच्छा कलाकार के अंदर हमेशा वो डर, वो घबराहट, जैसे ये इंटरव्यू करने आया हूँ समझो, तो ऐसे कई इंटरव्यू हम दे चुके हैं, लेकिन एक अंदर पेट में थोड़ा तितलियाँ दौड़ती हैं। वो कलाकार के अंदर होना जब तक है, तब तक वो कलाकार जिंदा रहेगा, ये मेरी सोच है। और रही जर्नी, बहुत खुशनसीब है कि मैं, क्योंकि मेरी मेहनत जो होता है ना, स्ट्रगल, वो स्ट्रगल मैंने किया ही नहीं, मेरे को पता ही नहीं स्ट्रगल, क्योंकि बचपन से कर रहे हैं तो मेरे माता पिता स्ट्रगल कर रहे थे मेरे तरफ से। जैसे श्रीदेवी जी है, श्रीदेवी जी की मम्मी ने बहुत स्ट्रगल किया, ये एक लक होता है। जैसे रेखा जी हैं, उनकी मम्मी ने बहुत स्ट्रगल किया, है ना। तो बहुत नसीब की बात है कि जब माता पिता साथ में हैं और वो चाह रहे हैं कि आपके इर्द गिर्द बैठे हैं आपको, तो ये जर्नी बड़ा प्यार से, मैं पहले तेलुगु में शुरू किया, फिर मैंने तमिल गया, तमिल से मलयालम, मलयालम से कन्नड़, कन्नड़ से हिंदी आ गए, एक छोटी सी उम्र में एज ए हीरो एंट्री किया। तो ये सब एक चमत्कार लगता है आज सोचते हैं तो, लेकिन टफ तो है। बस यही कहूँगा कि मैं हार नहीं मानना चाहिए, है ना। सर, बॉलीवुड में किस एक्ट्रेस के साथ आपको काम करने में सबसे ज्यादा कंफर्टेबल फील हुआ? एक्ट्रेस सच बोलूं तो सारे एक्ट्रेस मुझे पसंद है ना, पसंद होना भी चाहिए, है ना। जैसे मैं करीब 150 फिल्म एज ए हीरो काम किया, तो बहुत सारे फिल्म में ऐसा था कि फर्स्ट टाइम वो लड़की काम करी मेरे साथ,
जैसे कि प्रेम कैदी में मैं 150 फिल्में कर चुका हूँ प्रेम कैदी से पहले, लेकिन प्रेम कैदी एज ए हीरो मेरी पहली फिल्म है हिंदी में, लेकिन करिश्मा की फर्स्ट फिल्म। इस तरह से कई लोग, सोनाली बेंद्रे, पूजा भट्ट, कंचन, बहुत सारे हीरोइंस हैं साउथ के भी, रोजा, सौंदर्या, सब बड़े बड़े हीरोइंस हैं। तो उन सबके साथ जब कोई भी फर्स्ट टाइम काम कर रहा है आपके साथ, तो मैं उनका सीनियर हूँ, तो मुझे उनका ख्याल भी रखना है, अच्छा लगता है। और मेरे हिसाब से मुझे बहुत पसंद है ऐसे, मुझे माधुरी जी बहुत पसंद है। उनका पता नहीं, वो जिस तरह से डांस करते हैं, जिस तरह का परफॉर्मेंस है, एक नेचुरलिटी है। उनसे कुछ भी कराइए आप, फिर भी एक ऐसा लगता है कि इनोसेंस है, बहुत ही नेचुरली करते हैं। तो मुझे माधुरी जी बहुत पसंद है एज ए हीरोइन। सर, जब हमने आपको पहली बार प्रेम कैदी मूवी में देखा था, उस टाइम आप बहुत क्यूट एंड खूबसूरत लग रहे थे। सर, उस बारे में कोई वाक्य बताइए। ये बिल्कुल आपने सही कहा, और सिर्फ आप ही ये सवाल नहीं पूछ रहे आज, कई लोगों ने पूछा, जिसने भी फिल्म देखा उन लोगों ने भी पूछा। एक्चुअली भगवान ने ऐसा कुछ शक्ल दिया है ना, अब मैं अपनी शक्ल की तारीफ में खुद ही नहीं करना चाहता, लेकिन सच्चाई है कि बहुत ही प्यार से उसने मुझे बनाया है और एक शक्ल दिया है। मुझे लगता है कि ज़्यादा खूबसूरती डाल दी है उसमें, तो लेकिन उसका प्रॉब्लम भी हुआ है, क्योंकि प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर्स बोलते थे यार हरीश तो बहुत अच्छा एक्टर है, बहुत बढ़िया एक्टर है, बचपन से काम कर रहा है। ये जो प्रेम कैदी फिल्म जो एज ए हीरो में सेलेक्ट कर रहे थे ना, उसके डायरेक्टर, प्रोड्यूसर बहुत बड़े प्रोड्यूसर थे, डी रामानायडू। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में उनका नाम है, जितने फिल्म उन्होंने बनाया है, स्टार प्रोड्यूसर बोलते हैं साउथ में। अगर उन्होंने किसी पे हाथ रख दिया तो वो स्टार बनना ही है, इस तरह से। तो उन्होंने मुझे एक दिन बुलाया और बोले कि यार मैं इस फिल्म में तुम्हें लेना चाहता हूँ, लेकिन एक शर्त। तो वो ये कह रहे थे कि मैंने डिसाइड कर लिया कि तू मेरा हीरो है। सारी यूनिट मेरे खिलाफ थी, डायरेक्टर से लेके को डायरेक्टर, स्टाफ, सारा बोले थे नहीं बच्चा लगता है, अभी चेहरे पे वो मासूमियत है, तो इसे कैसे हम हीरो में ले, ये सब प्रॉब्लम था। लेकिन प्रोड्यूसर साहब ने, डी रामानायडू साहब ने ये फैसला किया कि नहीं, हीरो तो यही बनेगा इस फिल्म का, और वो इसलिए कि इसके पास एक्सपीरियंस है, बचपन से काम कर रहा है। ये कहानी जो टफ है, ऐसा नहीं कि यूजुअल आप गाना गा रहे हैं या डांस कर रहे हैं, यूजुअल लव स्टोरीज होते हैं ना, क्यूटी लव स्टोरीज। आप फिल्म प्रेम कैदी देखेंगे तो आपको बहुत ही कम ऐसे सीन्स मिलेंगे। एक डिफरेंट टफ रोल था। तो उन्होंने मुझे बोला कि यार लेकिन मेरा एक शर्त है। मैंने बोला सर क्या है बता। यार तेरे लिए लड़की ढूंढना बड़ा मुश्किल हो रहा है ना, कि वो इतनी खूबसूरत लड़की, इतना खूबसूरत लग रहा है, लड़की भी उतनी खूबसूरत होनी चाहिए। तो बोले कि यार एक काम करता हूँ, तेरे को गाड़ी देता हूँ, है ना, ड्राइवर देता हूँ, तो क्या करेगा पता नहीं, 1 हफ्ते का टाइम देता हूँ, लड़की तू ही चुन ले। मैं बोला सर ऐसा चैलेंज मत करिए, मेरे से हो नहीं पाएगा। इस तरह से मजाक करते थे कि यार बड़ा मुश्किल हो रहा है, कोई भी लड़की आ रही तो वो तेरे से बड़ी लग रही है या तो तेरी उम्र की नहीं लग रही। बट एट लास्ट बड़ी मेहनत से उन्होंने बॉम्बे आके बहुत सारी लड़कियों को देखा है उन्होंने, लेकिन लक था कि या क्या बोले किस्मत है कि राज कपूर जी की फैमिली से एक्चुअली कोई भी इससे पहले कोई आके फीमेल आके बाहर काम नहीं किया आज तक। और ऐसा कुछ सुनने में आया कि कोई उनको पसंद नहीं था कि कोई हमारी फैमिली से कोई फीमेल आके बाहर काम करे। लेकिन रामानायडू साहब ने कैसे मनवाया बबीता जी को मुझे पता नहीं, लेकिन करिश्मा फाइनली ओके हो गई थी। और करिश्मा ने और बबीता जी ने ये फिल्म प्रेम कैदी हिंदी से पहले तेलुगु में बनी थी पिक्चर। पूरी पिक्चर उन्होंने देखा है, उसमें भी मैं ही हीरो था, और वो फिल्म बहुत बड़ी सुपरहिट है। तो ऑलरेडी मैं 20-25 पिक्चर साइन कर चुका था, और मेरे पास सच बोले तो टाइम भी नहीं था, इतना बिजी हो गया था। उसके 3-4 महीने के बाद हिंदी शुरू की। तो होता है वो एक आपका सवाल का जवाब उस फिल्म में भी है, गाना भी उसमें है कि अरे लोगों जरा देखो ये लड़की है
ये लड़का है, ऐसा गाना भी है, तो सप्रूफ। सर, आप एक अच्छे अभिनेता होने के साथ साथ क्रिकेट की दीवानगी आपकी खत्म नहीं हुई है। सुना है कि आप अपने बैग में अभी भी क्रिकेट बॉल रखते हैं, क्या ये बात सही है? ये मेरा जैसे पहले भी बताया कि मुझे क्रिकेट का बहुत शौक है, और आज भी मैं कोई शूटिंग के बीच में तो मुझे क्रिकेट खेलने का मौका था, शूटिंग छोड़ के भाग जाता। और एक फिल्म थी, मुझे याद आ रहा, आंटी नंबर 1 ना, तो गोविंदा जी के साथ थी वो फिल्म। और मैं कभी झूठ नहीं बोलता, मुझे जनरली पसंद नहीं झूठ बोलना, और काम को मैं जैसे भगवान ने मुझे काम दिया तो भगवान ही करवा रहा है, इस तरह से मैं बचपन से काम करता रहा। लेकिन आंटी नंबर के टाइम पे वर्ल्ड कप चल रहा था, तो इंडिया और किसी कंट्री याद नहीं आ रहा, मुझे मैच था, तो मैंने पहली बार लाइफ में कीर्ति जी जो गोविंदा जी के बड़े भाई हैं, कीर्ति कुमार जी, उनको फोन करके बोला आज मेरा पेट में बहुत दर्द है और मैं कुछ खा नहीं पा रहा हूँ, कुछ पी नहीं पा रहा हूँ, और मैं ये कोई बात नहीं, तू इधर आजा शूटिंग पे आजा, हम देख लेंगे। मैं बोले सर मैं चल भी नहीं पा रहा हूँ। मैं बोले यार ऐसा क्या प्रॉब्लम हो गया, चल भी नहीं पा रहा। मैं बोला सर मेरा पेट बहुत खराब है, मतलब मैं कपड़े भी नहीं पहन पा रहा हूँ सर। इस तरह से कई सारे झूठ बोले और शूटिंग कैंसिल करा दी। मैच देखना है, मैच तो कहीं भी देख सकते, लेकिन मैं जिस तरह से बैठ के आराम से देखना चाहता हूँ, चिप्स रख के एंजॉय करना चाहता हूँ उस मोमेंट को, लाइव मोमेंट को, तो इतना दीवाना हूँ। हाँ ये बात भी सही है कि मैं अपने मेरा कोई भी बैग निकाल लीजिए, उसमें हर किस्म का बॉल मिलेगा, रबर बॉल से लेके 10 रुपए की बॉल से लेके 150-200 रुपए की बॉल तक मिलेगा। सर, रेखा जी के साथ आपने बहुत सारी फिल्में की है और वो आपसे प्यार भी करते थे, तो इस बात को आप किस तरीके से कहना चाहेंगे? तो चलो कोई बड़ी बात नहीं, हम रेखा जी को पसंद करते, सारी दुनिया उनको पसंद करती है, ये सच्चाई है। हाँ मेरा नसीब है, मैं बहुत लकी मानता हूँ कि मैं बहुत छोटी उम्र से उनके साथ एक ही बोली फिल्म जिसमें मैं रेखा जी का भाई बनता हूँ, तो मैं उस टाइम से काम कर रहा हूँ। तो जीवन धारा एक फिल्म थी और संसार एक फिल्म थी, तो मैं तो चाइल्ड आर्टिस्ट हूँ, मैं चेन्नई में शूटिंग हो रहा था ऐसे, तो क्या फ्यूचर सोचेगा आदमी, क्या आगे क्या होगा, तो क्या चाइल्ड आर्टिस्ट क्या होता क्या सोचेगा। लेकिन रेखा जी हमेशा बचपन से मुझे एक छोटे भाई की तरह, अपने बच्चे की तरह मेरा ख्याल रखना, मेरे बारे में बोलते रहना मुझे। लेकिन मुझे अच्छा याद है कि हमेशा ये बोलते थे कि एक दिन ये बड़ा हीरो बनेगा। बोलते हैं मैं बन जाऊंगा, बोलते हाँ हाँ पक्का, देख मैं बोल रही हूँ यार। तो जैसे जैसे मैं बड़ा होते गया और मुझे मौके मिलते गए हीरो बना, तो उनको बहुत खुशी रेखा जी को। वो आज भी एक क्या बोले, जैसे कि एक माँ की तरह, बहन की तरह, बड़ी बहन की तरह, जब भी मिलेंगे समझाएंगे लाइफ के बारे में। मुझे बहुत कुछ मैंने सीखा है, और मेकअप कैसे करना है ना, किस तरह से करना चाहिए, गलतियाँ क्या है, मैंने तो कुछ मेरे लिए एक गॉडेस। आज भी मिलता हूँ तो इतना प्यार मिलता है, सीखते हैं। लकी कि आज की जनरेशन को ये मौका नहीं मिलेगा। जैसे मैंने नाना पाटेकर जी के साथ काम किया, राजकुमार जी के साथ काम किया, ये सब सीनियर्स कहाँ मिलेगा आपको मौका। ये कॉम्बिनेशन होता है ना, जैसे साउथ में नागेश्वर राव जी, एन.टी. रामाराव जी, चिरंजीवी जी, रजनीकांत जी, शिवाजी गणेशन, ऐसे कमल हासन जी। मेरी पहली फिल्म एज ए हीरो, फर्स्ट फिल्म मैं 13 साल का होगा, मलयालम फिल्म थी डेजी। तब 13 साल की उम्र में आपको मौका मिला एज ए हीरो, सोचिए। एंड उस फिल्म में मुझे ही पता था कि मैं जिस लड़की से प्यार करता हूँ उसका बड़े भाई का रोल कर रहे थे कमल हासन, जो सुपरस्टार। सच में बोलो जैसे एक चमत्कार लगता है, कैसे हो गया क्या है। तो ये आज की जनरेशन को ये चांस तो नहीं मिल सकता है कि आप इतने सीनियर से आप काम करो, उससे आप सीखते हो। सर, कोरोना अभी पूरी तरीके से गया नहीं है और नया साल भी आ गया है, तो आप इस नए साल पे कोरोना से बचने के लिए हमारे दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे, क्या संदेश होगा आपका? जैसे कहते हैं ना कि सभी को मैं ये बात जनरली कह रहा हूँ, क्योंकि सब कुछ लिखा हुआ है, लेकिन इंसान सोचता है ना कि मैं हाथ हिला पा रहा हूँ, आंखें हिला पा रहा हूँ, देख पा रहा हूँ, सुन पा रहा हूँ,
चल पा रहा हूँ, भाग पा रहा हूँ, नाच पा रहा हूँ, और मैं 10 नौकर रखा हूँ। बहुत कुछ इंसान अपने आप को बहुत कुछ समझता है कि सब कुछ मैं कर रहा हूँ। जैसे हमारे 99 नसें हैं हमारे हाथ में हैं, और हम जो कर रहे हैं वही सही है, ये बात सही है। लेकिन एक नस, जो एक तार जो ईश्वर से जुड़ा हुआ होता है, जो वो एक तार ईश्वर हिलाता है तो 99 तार हिल जाते हैं। कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं। इसका एक सबसे बड़ा सबूत है कोविड-19। लोग अपने आप को क्या समझते थे कि पता नहीं, किसी से हम बात भी नहीं कर सकते। फैमिली में अपने आप को भी उनको समझ नहीं थी कि कौन क्या है। लेकिन ऐसा वक्त आया है, ऐसा समय आया है कि दुनिया को एक बार फिर ईश्वर क्या है, क्या कर सकता है, क्या समझाना चाहता है, आगे के लिए कैसा हमें रहना है, बहुत कुछ हम सबने सीखा है। अभी नया वेरिएंट आ गया है, तो मैं सभी ऑडियंस को जो ये इंटरव्यू देख रहे हैं, तहे दिल से ये रिक्वेस्ट करूँगा, मैं इसको ऑर्डर मत समझिए, मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा कि बहुत हम्बल रहिए, ज़मीन से जुड़े हुए रहिए, है ना, और ईश्वर को हर पल याद करते रहिए। बचाने वाला वही है, कोई हमें नहीं बचा सकता, है ना। तो जो सरकार हमें प्रिकॉशंस बोल रही है या हमारे प्रधानमंत्री जी बोल रहे हैं, उसको हल्के में मत लीजिए, है ना। जो भी कह रहे हैं हमें कि ऐसा करो वैसा करो, वो सब हमें करना तो चाहिए। सबसे बड़ी बात सेल्फ कॉन्फिडेंस, जब तक आप अंदर से हार नहीं मानोगे ना तो सेफ है। डरना नहीं, डरने की कोई बात नहीं है। एंड ये 2022 नए साल में आप ये इंटरव्यू देख रहे हैं, तो मैं दिल से सभी ऑडियंस को बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि आपकी जो भी इच्छाएं हैं, ख्वाब हैं, सारे पूरे हो, है ना। एंड हम सब मिलके इस कोविड-19 से, ओमिक्रॉन से, हम सब मिलके एकजुट होके इससे लड़ेंगे, और मुझे पूरा भरोसा है कि हम जरूर कामयाब। सर, एक बहुत ही शानदार मूवी आ रही है जग्गू की लालटेन। उसमें नीरज गुप्ता जी ने रघुवीर यादव जी के साथ बहुत ही शानदार अभिनय किया है। इस मूवी के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? टाइटल तो बहुत अच्छा लगा मुझे, बड़ा डिफरेंट टाइटल है, और इससे ये पता लग रहा है कि एंटरटेनमेंट है, उसमें कॉमेडी है, और जब तक कोई ट्रेलर या फिल्म देखेंगे उसके बारे में कमेंट करना तो एक बात होती। मैंने कुछ देखा नहीं, लेकिन एक्टर बहुत अच्छे हैं, और मैं यही कहूँगा कि मुझे ऐसा फील हो रहा है, जिस तरह नाम देख रहा हूँ, नाम को लेके सोच रहा हूँ कि ऐसा ऐसा कहानी हो सकती है, फिल्म चलनी चाहिए मेरे हिसाब से। सर, आप बॉलीवुड के चॉकलेटी हीरो में से एक रहे हैं, तो क्या कभी किसी लड़की के खत या लव लेटर आए हैं आपको? इसके बारे में हमें जरूर बताइए। क्या बात कर रहे हैं, ऐसा हो सकता है कि ना मिले। मेरा घर तो भर गया लेटरों से और आधे लेटर तो मेरी बहन पढ़ती थी, तू क्यों पढ़ रही है, तू मत पढ़, है ना। तो वो बोलती थी नहीं मैं पढ़ूंगी, तो अच्छा पढ़ लेते। वो कभी कभी मेरी मम्मी भी बोलती है देख सुनना चाहती मेरे बेटे को क्या लिखते क्या लड़की। कई लड़कियां तो घर आ जाती थी, मेरे को पता ही नहीं, अपने बाप के साथ सीधा, ऐसा नहीं कि अकेले, बाप के साथ सीधा बाप और माँ के साथ घर आ जाते थे और बोलते थे कि बस फाइनल हो गया, मेरी बेटी पागल हो गई, वो खा नहीं रही पी नहीं रही, बस क्या चाहिए, मैंने बस शादी करनी है, अब तय कर दीजिए, बस लड़की रेडी है, मेरे पास इतना पैसा है, इतना। ये एक नहीं, मेरे ख्याल से 15-20 ऐसे केसेस हैं, वो लड़की जा ही नहीं थी घर से, और उसमें एक दो बड़ी हीरोइंस भी है। मैं खुद हैरान हो गया, आप मेरे घर पहुंच गए मम्मी के पास, मम्मी डैडी के पास, इतना पसंद था, नाम नहीं ले सकता, लेकिन ऐसे बहुत सारे कई लोग तो अपने उस टाइम में लेटर्स बहुत आते थे, अभी तो कोई लेटर्स आना कम हो गया, आते ही नहीं, सब आजकल व्हाट्सएप चल जाता है, डिजिटल मीडिया हो गया, लेकिन कई लोग अपने खून से लिखे लेटर्स आज भी रखा हूँ मेरे पास, प्यार मिला है। सर, आप तो इतने बड़े अभिनेता हैं, आपको म्यूजिक हवेली के मंच पर आकर कैसा लगा? पहली बार तो मैं तहे दिल से ये, जब मैंने स्टूडियो आया, मैंने म्यूजिक हवेली स्टूडियो देखा मैंने,
और उसकी जो करता धरता नीरज गुप्ता जी से मिला मैं, और उनको तो मैं कई सालों से जानता हूँ, लेकिन असली में यह इंसान क्या है, एक बिजनेसमैन तो है ही है, सबको पता है, अच्छे इंसान है ये भी पता है, बहुत सारा समाज सेवा करते हैं, जहाँ रहते हैं वो सभी को प्यार करते हैं, वो तो सबको पता है। लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि इनके अंदर भी फिल्म इंडस्ट्री को लेके या म्यूजिक को लेके या इतना एक अंदर से छुपा हुआ कलाकार बैठा है नीरज गुप्ता जी के अंदर, जो लोग तो कहते हैं अपने मुँह से तो ये कर देंगे वो कर देंगे, ऐसा करना चाहते हैं वैसा करना चाहते हैं, बातें तो लोग कहते हैं, लेकिन जब मैं पर्सनली आके उनका स्टूडियो देखा, जिस तरह से उन्होंने प्यार से बनाया दिल से, म्यूजिक हवेली बहुत अच्छा लगा मुझे, एंड आई विश हिम ऑल द बेस्ट, है ना। ये मुझे लगता है कि भगवान से ही प्रार्थना करूंगा कि एक दिन बहुत बड़ी नंबर 1 म्यूजिक कंपनी बने, क्योंकि उनके अंदर वो लगन, मेहनत और सिंसियरिटी है ना, और मुझे पूरा यकीन है कि वो अच्छे कलाकार जो भी नए हैं जिनको मौका मिलना ही बहुत मुश्किल बात है, और वो मौका दे रहे ऐसे लोगों को, नए एक्टर्स को, नए सिंगर्स को, उनकी वजह से पूरी शक्ति मिले और ये म्यूजिक कंपनी बहुत बड़ी कामयाबी हासिल करे। एंड लास्टली म्यूजिक हवेली की तरफ से मैं आप सबको फिर से नए साल का बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूँ। विश यू ऑल अ वेरी 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 हैप्पी एंड प्रॉस्परस न्यू ईयर। टेक केयर फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस, जय श्री कृष्ण। तो दोस्तों, बॉलीवुड के मशहूर एक्टर हरीश कुमार जी आज म्यूजिक हवेली में उपस्थित हैं। आशा है आज का ये एपिसोड आपको जरूर पसंद आएगा। तो श्री हंस की पूरी टीम की तरफ से मैं हरीश जी का बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि वो अपना कीमती समय निकालकर हमारे इस मंच पर आए। आशा है दोस्तों, म्यूजिक हवेली में और भी सेलिब्रिटी आपसे इसी तरह मिलते रहेंगे। आप अपना प्यार ऐसे ही देते रहें। हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा प्यार हमारे